नमस्कार, मैं हूं अंकुश शर्मा और खास खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं देश और दुनिया की खास खबरों का। खबरों में सबसे पहले बात करेंगे यूएई में एक बार फिर मेडिसन स्क्वायर जैसा जलवा देखने को मिला। खचाखच भरे दुबई के क्रिकेट स्टेडियम में नरेंद्र मोदी जमकर दहाड़े। मोदी ने बात तो शुरू की दुबई कनेक्शन से, लेकिन पूरे भाषण पर आतंकवाद का मुद्दा छाया रहा। मोदी ने आतंकवाद पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि गुड तालिबान बैड तालिबान जैसा कुछ नहीं होता, आतंक तो बस आतंक होता है। मोदी ने यह भी कहा कि यूएई ने आतंक पर भारत के रुख का समर्थन किया है। मोदी ने यहां काफी देर तक भाषण दिया, लेकिन चार बातें जो इस पूरे भाषण में निकल के आई वो इस तरह रही कि मौजूदा 50,000 दर्शकों को मोदी मोदी कहने पर मजबूर कर गई। क्या कुछ वो चार बातें एक बार सुनाते हैं आपको। भारत माता की। दुबई की धरती पर मैं आज मेरे सामने लघु भारत के दर्शन कर रहा हूं। हिंदुस्तान के कोने कोने से आए हुए मेरे प्यारे देशवासियों को मैं नमन करता हूं। आपके व्यवहार के कारण, आपके आचरण के कारण हमेशा भारत गौरव अनुभव करता रहा है। भारत में अगर अधिक बारिश भी हो जाए तो दुबई में बैठा हुआ मेरा हिंदुस्तानी छाता खोल देता है। जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे, भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था। दुनिया चौंक गई थी। कुछ लोग गुस्से में आए थे और रातों रात भारत पर सैंक्शन लगा दिए गए थे। भारत को आर्थिक मुसीबतों में धकेल दिया गया था और तब वाजपेयी जी ने विश्व भर में फैले हुए भारतवासियों को आह्वान किया था देश की मदद करने के लिए। और आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि वाजपेयी जी के उस आह्वान पर हिंदुस्तान की तिजोरी भरने में, गल्फ कंट्रीज में जो मजदूरी का काम करते थे, उन मेरे भारतवासियों का सबसे बड़ा योगदान था। जब देश लोकसभा के चुनाव के लिए व्यस्त था, चुनाव नतीजे आ रहे थे, हिंदुस्तान ही नहीं पूरा दुबई नाच रहा था। जब नेपाल में भूकंप आया, चंद घंटों में, ऐसा नहीं कि भाई जरा पूछो तो क्या हुआ है, जरा जानकारी लो क्या हुआ है, ऐसा करो अफसरों का डेलीगेशन भेजो, देखो जरा क्या मुसीबत आई है, ऐसा करो भाई कोई अपने रिश्तेदार वहां तो पूछो भाई हुआ क्या है। ऐसा इंतजार नहीं किया। आज दिल्ली में ऐसी सरकार है जो हर पल नजर आती है, हर जगह पे नजर आती है। और चंद घंटों में
चंद घंटों में भारत से जो भी हो सकता था, ये मानवता का काम था। नेपाल के चरणों में जाकर के हमारे लोग बैठ गए और उनकी सेवा में लग गए, और आज भी सेवा चालू है। श्रीलंका, राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे, उसके बाद कोई प्रधानमंत्री की स्टैंड अलोन विजिट नहीं हुई थी। कितने साल बीते। हमारा पड़ोसी है, आए दिन हमारे तमिलनाडु केरल के मछुआरे और उनके मछुआरे आपस में भिड़ जाते हैं, लेकिन उधर कोई जाता नहीं था। हम गए। इतना ही नहीं, जाफना, जहां 20-20 साल तक बम और बंदूक का ही कारोबार चलता था, उस जाफना में जाकर के उन दुखियारों के आंसू पोंछने का काम करने का सौभाग्य मुझे मिला। हमारे पड़ोस में मालदीव, आइलैंड पर बसा हुआ देश, टूरिज्म की दृष्टि से काफी आगे बढ़ा है। अचानक एक दिन उनके यहां पानी के सारे संयंत्र खराब हो गए। पूरे देश के पास पीने का पानी नहीं था। आप कल्पना कर सकते हो, कोई देश के पास पीने का पानी न हो, कितना बड़ा गहरा संकट आया। मालदीव से हमें मैसेज आया कि ऐसी मुसीबत आई है। एक पल का इंतजार नहीं किया भाइयों बहनों, हवाई जहाज से पीने का पानी पहुंचाया मालदीव में। दूसरे दिन स्टीमर से पानी पहुंचाना शुरू कर दिया, और जब तक उनके वो मशीन चालू नहीं हुए, पानी की व्यवस्था दोबारा पुनर्जीवित नहीं हुई, हमने मालदीव को प्यासा नहीं रहने दिया। यूनाइटेड नेशंस आतंकवाद की अभी तक परिभाषा नहीं कर पाया है। आतंकवाद किसको कहे, आतंकवादी किसको कहे, आतंकवाद को समर्थन करने वाले कौन माने जाए, किस देश को आतंकवाद का समर्थक माना जाए, किस देश को आतंकवाद का समर्थक न माना जाए। और इसलिए कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म, इसका निर्णय करने का प्रस्ताव लंबे अरसे से यूनाइटेड नेशन में लंबित पड़ा हुआ है। भारत ने एक पोजीशन ली है सालों से कि ये प्रस्ताव पर चर्चा हो जाए, निर्णय होना चाहिए, लेकिन टाला जा रहा था। आज मुझे खुशी इस बात की है कि हिज हाइनेस क्राउन प्रिंस ने भारत की स्थिति का समर्थन किया है, भारत की पोजीशन का समर्थन किया है, और आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के संबंध में आपने स्पष्ट संकेत दे दिए। हमने मेक इन इंडिया कुछ महीने पहले इस अभियान का प्रारंभ किया। दुनिया को मैं कह रहा हूं, मेक इन इंडिया। आइए, हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जो संभावनाओं से भरा हुआ है। अपॉर्चुनिटीज ही अपॉर्चुनिटीज हैं। ये एक ऐसा भाग्यशाली देश है जिसके पास 65% जनसंख्या, 65% पॉपुलेशन 35 साल से कम उम्र की है। भारत एक नौजवान देश है। आज जहां जवानी
लबालब भरी पड़ी है। और विश्व वहां आए, हमारे युवकों की शक्ति जुटाए, उत्पादन करे, दुनिया के बाजार में जाकर के बेचे। और आज ये कुछ ही महीनों का मामला है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई में 48% वृद्धि हुई है। 48%। भाइयों बहनों, विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का माध्यम हो, देश की युवा शक्ति में स्किल डेवलपमेंट का अभियान हो, आधुनिक भारत के निर्माण के लिए डिजिटल इंडिया का सपना साकार करने के लिए दिन रात पुरुषार्थ चलता हो, तो विश्व का आना बहुत स्वाभाविक है मेरे भाइयों बहनों, बहुत स्वाभाविक है। मैं जब चाय बेचता था तो 1 रुपया भी नहीं मिलता था। लेकिन आज 1 रुपये में चाय नहीं मिलती है। एम्बेसी के संबंध में, काउंसिल के संबंध में आपकी शिकायतें रहती हैं? नहीं रहती है? नहीं रहती है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर रहती है तो भारत सरकार ने मदद नाम का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया है। इस मदद नाम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग दुनिया भर में फैले हुए हमारे भारतीय भाई बहन उसका उपयोग कर सकते हैं, ताकि आपकी बात आगे पहुंच सकती है। एक दूसरा काम किया है, ई माइग्रेट पोर्टल शुरू किया गया है, जिसके द्वारा इस प्रकार से हमारे प्रवासी भारतीयों को कोई शिकायत हो, कोई कठिनाई हो, तो उनको इमिग्रेशन ऑफिस के चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे। ये ई माइग्रेट पोर्टल पर अपनी बात रख करके वो मदद ले सकता है, इसकी एक व्यवस्था की गई है, ताकि यहां दूर दूर से आपका वहां जाना बहुत तकलीफ होती है। दुनिया में कहीं पर भी मेरा भारतवासी है तो हम पासपोर्ट का रंग नहीं देखते हैं। हमारा खून का रंग काफी है, वो धरती का नाता काफी है। और इसलिए आइए मेरे साथियों, हम सब मिलकर के जहां भी हो, मां भारती का माथा ऊंचा करने के लिए, गौरव से जीवन जीने के लिए एक माहौल बनाने में शरीक हो। और आपका योगदान, आपकी शक्ति, सामर्थ्यवान आपके परिवार को भी भला करने में काम आए, देश का भी भला करने के लिए काम आए। इसी शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूएई यात्रा कई मायनों में सफल रही। भारत ने कई समझौतों से लेकर आर्थिक समझौते तक यूएई के साथ वार्ता की। चलिए एक नजर डालते हैं मोदी के लिए यूएई की यात्रा कितनी सफल रही।
मोदी ने यूएई से लौटते ही मंगलवार को बिहार के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपए का स्पेशल पैकेज ऐलान कर दिया। वो आरा में कई सरकारी योजनाओं की शुरुआत करने भी पहुंचे थे। मोदी ने कहा कि मैं आरा की धरती से बिहार की जनता को अपना वादा पूरा करने के लिए आया हूं। मुझे लगा कि 50,000 करोड़ से कुछ नहीं होने वाला। आज मैं यहां से विशेष पैकेज का ऐलान करता हूं। और मोदी ने बिहार के लिए 1.25 लाख करोड़ के विशेष पैकेज का ऐलान कर दिया। तो मोदी ने बिहार को एक स्पेशल गिफ्ट दिया है और क्या कुछ कहा मोदी ने इस संबोधन में, एक बार फिर सुनते हैं। रौरा सब लोग के हमार प्रणाम। लोकसभा चुनाव के बाद हम भोजपुर आयल बानी। बाबू वीर कुंवर सिंह के धरती पर रौरा लोकान के बहुत बहुत अभिनंदन। भाइयों बहनों,
आज बहुत ही जल्द सवेरे सवेरे मैं दुबई से आया और अब आपके पास पहुंच गया। मेरे जो कार्यक्रम बनाते हैं वो मुझे समझा रहे थे कि साहब इतना जल्दी जल्दी कैसे जाएंगे, पूरी रात प्रवास करके आएंगे और फिर चल पड़ेंगे। हमारे अफसरों को चिंता थी, लेकिन आपने पुकारा, हम चले आए। भाइयों बहनों, ये सरकार का कार्यक्रम है और अनेक महत्वपूर्ण योजनाओं का आज शिलान्यास हो रहा है। अनेक योजनाओं का लोकार्पण हो रहा है। भाइयों बहनों, स्किल डेवलपमेंट की बात हो, महिलाओं के लिए प्रशिक्षण केंद्र की चर्चा हो, या बिहार के कोने कोने में गांव गांव तक रास्तों की जाल बिठाने का काम हो, आज ऐसे कामों का शिलान्यास हो रहा है जो आने वाले दिनों में बिहार की शक्ल सूरत बदल देंगे, बिहार के भाग्य को बदल देंगे और बिहार के नौजवान को एक नया बिहार बनाने की एक अद्भुत क्षमता देंगे, अद्भुत ताकत देंगे। मेरे मित्र श्रीमान राजीव प्रताप रूडी जी देश के कोटि कोटि युवाओं को हुनर सिखाने का बीड़ा उठा करके चल पड़े। मैं आज उनको अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने पूरे देश का तो एक खाका बनाया ही है, लेकिन आज उन्होंने बिहार में जो इतनी बड़ी तादाद में नौजवान है, उनको हुनर कैसे सिखाया जाए, स्किल डेवलपमेंट कैसे किया जाए, रोजी रोटी के लिए सक्षम कैसे बनाया जाए, इसका पूरा खाका एक किताब बना करके आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है। भाइयों बहनों, आने वाले दिनों में स्किल डेवलपमेंट किस प्रकार से देश का भाग्य बदलने वाला है, और दिल्ली में जो सरकार है ना, वो टुकड़ों में नहीं सोचती है। और नहीं टुकड़े फेंक करके देश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाया जा सकता है। जब तक हम एक कॉम्प्रिहेंसिव योजना न बनाए, तब तक परिणाम नहीं मिलता है। भाइयों बहनों, ये 4000 में भी 2013 में, 2014 में मामूली खर्चा हुआ। इन 4000 करोड़
का खर्चा भी दिल्ली में आपने मुझे जिम्मेवारी दी, उसके बाद ज्यादा खर्चा हुआ, उसके पहले वो भी नहीं हुआ था। और उस समय का भी 8,000 करोड़ रुपया अभी भी डब्बे में पड़ा, बंद पड़ा है जी। मुझे बताइए, ये ऐसी कैसी सरकार है? 8,000 करोड़ रुपया अभी भी खर्च नहीं कर पाई है। और इसलिए भाइयों बहनों, अब तक 2 पैकेज मिले, एक 10,000 करोड़ का, एक 12,000 करोड़ का, और उसको भी खर्च नहीं कर पाए हैं। लेकिन आज मैं आपको मेरा वादा निभाने आया हूं। जब मैं लोकसभा के चुनाव में आया था, तब मैंने वादा किया था कि बिहार को 50,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया जाएगा। मैं पिछले दिनों बिहार आया, लेकिन मैं अपनी बात बता नहीं पाया था, क्योंकि पार्लियामेंट चल रही थी। संसद की एक गरिमा होती है, हर सरकार के लिए संसद की गरिमा को बरकरार रखना उसका दायित्व होता है। और मैंने अपनी वो संवैधानिक जिम्मेवारी निभाते हुए चुप रहना पसंद किया था। आया, कुछ बताए बिना चला गया। इसके लिए भी मेरे बाल नोच लिए गए, मेरे बाल नोच लिए गए। यहां तक कह दिया कि ये कारण झूठा है, ये जनता की आंख में धूल झोंकने वाली बात है। भाइयों बहनों, अभी तो 4 दिन पहले संसद का सत्र समाप्त हुआ है, और आज मैं आरा की धरती से बिहार की जनता को मैं अपना वो वादा पूरा करने आया हूं। भाइयों बहनों, जब मैंने जिम्मेवारी ली थी, उसके पहले मैं चुनाव में आया था। दिल्ली के कारोबार का मुझे पता नहीं था, बारीकियां मुझे मालूम नहीं थी, लेकिन मैंने आकर के बारीकियों को देखा। मेरे बिहार का भला करने के लिए क्या करना चाहिए, एक एक चीज को छान मारा, और मुझे लगा 50,000 करोड़ से कुछ नहीं होगा। और आज मेरे बिहार के भाइयों बहनों, आज मैं आरा की धरती से, भाइयों बहनों, आज मैं बाबू वीर कुंवर सिंह की पवित्र धरती से, जयप्रकाश नारायण जी के आशीर्वाद से राजनीतिक जीवन के हमने संस्कार पाए हैं। उस परिप्रेक्ष्य में जब आप में खड़ा हूं, तब मैं आज बिहार के पैकेज की घोषणा यहीं से करना चाहता हूं। करो 50,000 करोड़ की ज्यादा करो, 60,000 करोड़ की ज्यादा करो, 70,000 करोड़ की ज्यादा करो, 75,000 करोड़ की ज्यादा करो, 80,000 करोड़ की ज्यादा करो, 90,000 करोड़ की ज्यादा करो। मेरे भाइयों बहनों, मैं आज वादा करता हूं, दिल्ली सरकार, कान बराबर ठीक रख के सुन लीजिए, दिल्ली सरकार 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देगी। 1.25 लाख करोड़ रुपया बिहार का भाग्य बदलने के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपया मेरे भाइयों बहनों
मैं आपका मिजाज देख रहा हूं, हर कोई खड़ा हो गया है। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए मेरे भाइयों बहनों। 1.25 लाख करोड़ रुपया बिहार का भाग्य बदलने के लिए। भाइयों बहनों, बात यहीं पर रुकेगी नहीं। खास खबरों फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे तो रुक करेंगे कुछ और खबरों का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है खास खबर में। रुक करते हैं अगली खबर का। सुप्रीम कोर्ट को पिछले हफ्ते एक धमकी भरा ईमेल आया और ईमेल में लिखा था कि वो सुप्रीम कोर्ट को बम से उड़ा देंगे। एक न्यूज चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक इस धमकी भरे ईमेल के बाद कोर्ट और इसके चारों तरफ की सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। उस ईमेल आईडी की पुष्टि की कोशिशें जारी हैं जिसके जरिए ये मेल मिला था। और एक बेहद ही दुखद घटना है कि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की पत्नी शुभ्रा मुखर्जी का मंगलवार सुबह निधन हो गया। वो 74 साल की थी। दिल्ली में आर्मी रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल में सुबह 10:51 पर उन्होंने आखिरी सांस ली। वो 9 दिनों से आईसीयू में थी। उन्हें लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया था। राष्ट्रपति भवन के ट्विटर हैंडल से जानकारी दी गई। 7 अगस्त को उन्हें ब्रेन हेमरेज हो गया था। हॉस्पिटल के पीआरओ संजय कुमार के मुताबिक शुभ्रा मुखर्जी को सुबह कार्डियो अरेस्ट आया, जिसके बाद उन्हें बचाया नहीं जा सका। फर्स्ट लेडी शुभ्रा मुखर्जी का जन्म बांग्लादेश के जैसौर में 17 सितंबर 1940 को हुआ था। 10 साल की उम्र में वो पूरे परिवार के साथ कोलकाता आ गई थी। 58 साल पहले यानी 13 जुलाई 1957 को उनकी शादी हुई। उनके परिवार में 3 बच्चे हैं, अभिजीत, इंद्रजीत और शर्मिष्ठा मुखर्जी। अभिजीत और शर्मिष्ठा मुखर्जी कांग्रेस में सक्रिय हैं। और खास खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए BVM खबर 24 आवर्स। नमस्कार। Here's an attack from Puma.